हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज है क्लास 2 हमारे अकाउंट्स की क्लास की। तो देखिए, अभी तक हम थ्योरी ही देख रहे हैं। चलिए, थोड़ा बहुत मैं थ्योरी कर करा के मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ ले जाता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो थ्योरी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करके सिर्फ थ्योरी पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको रटना पड़ेगा। तो चॉइस इज योर्स, क्या करना चाहते हैं, बट ठीक है। अकाउंटिंग का और दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, तो देखिए, अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स आपको जोड़ घटाव गुना भाग तो आना ही चाहिए, लॉगरिथम, ये सब जो मान लेते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, ये सारी चीजें बहुत तो आपको नहीं लगेगी यूज, बट जोड़ घटाव गुना भाग, परसेंटेज, रेशियोज, ये सब आपको आना चाहिए। स्टैटिस्टिक, सैम्पलिंग, लार्ज डेटा साइज है उसको कंसोल करके, उसको कंसाइज करके उसका इंटरप्रिटेशन निकालना, वो स्टैटिस्टिक होगा। मैनेजमेंट, क्योंकि आप मैनेजमेंट को आप बताओगे कि इस डेटा का इंटरप्रिटेशन क्या है। सपोज कीजिए आपकी प्रॉफिट 2000 से 4000 बढ़ गई और सेल नहीं बढ़ा है, तो क्या होगा, क्या इंटरप्रिटेशन होगा कि या तो आपको कॉस्ट कम हो गया है, या कोई एक्सेप्शनल आइटम आपके पास आ गई है, अचानक से कोई प्रॉफिट आ गई है। तो ये अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट में हो गया। अकाउंटिंग एंड लॉ, क्योंकि आपको कंप्लाई करने विथ वेरियस लॉ, कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, सेबी लॉ, ईटीसी। इसके बाद अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपकी जो अकाउंटिंग है वो ये कंट्री की या अपने कंपनी की इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे, अल्टीमेटली सपोज कीजिए मैं बोलूं कि अभी श्रिम्प इंडस्ट्री, एक अभी वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, करेक्ट। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, जो दुबई में एक्सपोर्ट करती थी, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान ने बोला धप्पा, और यूएसए ने बोला भाग जाए यहां से, मैं किसी को भी अंदर ना जाने दूंगा ना आने दूंगा। तब मुझे बताओ एक बार कि भाई, मुझे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इकोनॉमी है, अगर मान लेते हैं कि किसी का दुबई में एक्सपोर्ट है, या किसी का दुबई में पैसा फंसा हुआ है, या ईरान में किसी का पैसा फंसा हुआ है, ईरान को एक्सपोर्ट किया था, अब वो पैसे नहीं आ रहे, तो क्या आपको अपने बिजनेस में उसको लॉस मान लेना उचित रहेगा। बोले हाँ सर, उचित मान रहेगा। पैसे आ जाए तो आ जाएगा, मैं पढ़ेंगे आगे, कंजर्वेटिव का सिद्धांत, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि ये हिस्टोरिकल नेचर का, ये पोस्टमार्टम करता है। क्या मतलब पोस्टमार्टम करता है, ये ट्रांजेक्शन हो गया, बिजनेस हो गया, उसके बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका पेट चीट चीट के देख रहे हैं, अच्छा जिस इसकी हत्या ऐसे हुई होगी, इसकी प्रॉफिट कम ऐसे हुई होगी, वो हम पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। ट्रांजेक्शन होने के बाद सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। सब्जेक्टिविटी इन एस्टिमेट, सपोज कीजिए आपको कोई एस्टिमेट करना है, अब ये चीजें आप आगे समझ पाते। अभी मान लेते हैं कि आपको एक एस्टिमेट करना है, सपोज कीजिए कि मेरा मंथली खर्चा 10,000 है। हो सकता है आपके फ्रेंड बोले कि नहीं, मेरा मंथली खर्चा 11,000 हो सकता है, जबकि सेम प्रीमाइसेस में रहते हैं, सेम ही खाना खाते हैं, एक ही जगह खाना वाना बनता है, सब कुछ एक ही जगह आप लोग दारू पीते हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा, एक बोला कि मेरा मंथली खर्चा 10,000 हो सकता है, एक बोला मेरा 11,000 हो सकता है, एक बोला कि मेरा 7,000 हो सकता है, एक बोला मेरा 10,000 हो सकता है। तो सब्जेक्टिविटी है इसमें, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ओपिनियन डिफरेंस है। किसी को हो सकता है कि 5,000 भी लेके आने यार, 5,000 में हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्टिविटी अलग अलग इंडिविजुअल्स के जजमेंट पे निर्भर करती है, ठीक है। दूसरा, ये नॉन मॉनेटरी फैक्टर को इग्नोर करता है, ये तो मैंने पहले ही बता रखा है, मैंने आपको थप्पड़ मारा, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा, ये थप्पड़ मारा ये तो जनरल हो गया ना, थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए, कोई स्किल्ड लेबर है, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है आपका। सपोज कीजिए कि आप बोलते हो कि बर्गर किंग, या फिर आप बोलते हो एक बर्गर किंग और एक ठेले वाला बर्गर। अकाउंट को मतलब नहीं है, उसने बोला बर्गर किंग से अगर मुझे 150 रुपए का बर्गर आता है, तो ठेले वाला बर्गर से अगर मुझे 40 रुपए का बर्गर आएगा, तो कॉस्ट एस्टिमेट में दिखाएंगे अच्छा बर्गर मैं यहां से खरीदूंगा तो अच्छा रहेगा,
वो ना देखेगा हाइजीन, ना देखेगा आपको ब्रांड इमेज, ना देखेगा टेस्ट, कुछ नहीं, नॉन मॉनिटरी फैक्टर नहीं। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन क्या होता है कि इसमें सर्टेन एक्सपेंस को इन्फ्लेट करके आप दिखा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि जैसे अभी कुछ हुआ नहीं है, एक सपोज जैसे मान लेते हैं कि मुझे अपने डेप्रिसिएशन का प्रोविजन करना है। डेप्रिसिएशन तो खैर अकाउंटिंग में आ जाएगा, मैं आपको नॉर्मल सेंस में समझाता हूं। आपको बोला कि आपके पिताजी ने बोला कि एक बेटा एक काम कर, मेरे से जितने पैसे चाहिए ना अभी ले ले, क्योंकि बाद में जो है ना मैं जा रहा हूँ 2 महीने के लिए स्विट्जरलैंड घूमने के लिए। बोला अच्छा ठीक है पापा, 2 महीने में ना एक काम करो, मुझे 25,000 रुपया भेज दो। पापा ने बोला अरे 10,000 रुपया मंथली खर्चा है। बोला हाँ पापा, इस साल ना थोड़ा सा, इस महीने में थोड़ा सा ज्यादा खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ ना, आपको ही पता है कि 10 दूनी 20,000 में काम हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा इन्फ्लेट करके बोल सकते हैं, क्योंकि एस्टिमेट है सब्जेक्टिविटी का, एक किसी पर्सन के जजमेंट पे डिपेंड करता है, तो इसमें इन्फ्लेशन की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अगर मैनेजमेंट चाहे, सपोज कीजिए आप उस कंपनी सेक्रेटरी हो, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर नहीं हो तो आप क्या हो, नौकर। ठीक है, सिंपल बात है, दो ही तरह के लोग हैं, ऑनर नौकर। ऑनर बिजनेसमैन, नौकर जितने भी हैं, चाहे आईएएस हैं, चाहे कोई भी हो, वट एवर इट इज। ठीक है, आप भी अगर जॉब करोगे तो नौकर हो, प्रोफेशन में जाओगे तो ऑनर हो। तो जो नौकर है, नौकर किसकी बात मानेंगे, मालिक की। और मालिक ने बोला कि भैया मुझे तो इस बार प्रॉफिट अच्छा चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा ठीक है, काम करते हैं ना सर, ये सब जो खर्चा है ना, इस सब खर्चा को हटा देते हैं, रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से दिखाते कि अगले साल का खर्चा है। सपोज कीजिए मैंने एक रिपेयर किया, हमने बोला एक मैंने घर का रिपेयर किया, बोला अरे ये तो अगले साल का खर्चा था ना, इस साल कर दिया, इसको अगले साल में डालो। मैचिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, मैचिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग। इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं, और इन्फ्लेशन के लिए इनएडुकेट होता है। मतलब आप उसमें क्या है ना कि इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली एडजस्टेड नहीं होता है, मतलब जो आपकी प्राइस है उतने पे ही हम मानेंगे, एस्टिमेट करेंगे। सपोज कीजिए कि अकाउंटिंग में मैंने बोला कि आज मैंने कोई चीज, एक मान लेते हैं कि एक कार मैंने 6 लाख की खरीदी, या एक लैंड मैंने समझिए कि 10 लाख की खरीदी। अब अगले साल भी उसको 10 लाख की दिखाएंगे, उसके अगले साल भी, 50 साल के बाद भी वो 10 लाख पे ही रहेगा, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रहेगा। इसमें हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, दो सिद्धांत इस पे काम करती है, कंजर्वेटिव का सिद्धांत, दूसरा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इसको बुक करते हैं वो। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बुक किए हैं, हम इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं देते, क्योंकि इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिखाएगी। मान लेते हैं आज की जमीन ये 10 लाख है, कल बोले कि अरे अब इसकी वैल्यू 12 लाख हो गई, तो आपको कुछ मिला क्या, नहीं, आपको सिर्फ मन में हुआ कि ये 12 लाख हो गई। ठीक है, आप अगर 12 लाख कर दोगे तो 2 लाख की प्रॉफिट दिखेगी, आगे समझेंगे क्यों ये 2 लाख की प्रॉफिट दिखेगी, अभी बस इतना समझ। स्टैटिक इन नेचर, ट्रेडिशनल वे है, कोई इसमें डायनामिसिटी नहीं है, एक ही तरीके से एंट्री होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, कट करते रहिए। हाँ, आप चलिए, जब आप सीएस बन रहे हो तो आपका रोल क्या है, यही जो आपने पढ़ा ऊपर कितने तरह की अकाउंटिंग होती है उसमें आप हेल्प करोगे। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हेल्प करोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में हेल्प करोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हेल्प करोगे, टैक्स अकाउंटिंग में हेल्प करोगे, आप ऑडिटर बन सकते हो, आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, XBLR सबमिशन आगे पढ़ेंगे। अरे इतनी सारी चीजें एक ही साथ इसमें दे दी ना, पूरा पंडित बना देगा पहले चैप्टर में। ठीक है, और आपको देखना एक्सटर्नल यूजर लाइक स्टेक होल्डर वगैरह क्या चाहते हैं, इंटरनल यूजर क्या चाहते हैं, लॉ का कंप्लायंस है कि नहीं, ये सारी चीजें दोस्त। तो इन एसेंस द CS इंश्योर दैट द अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट अ बैक ऑफिस कीपिंग रिकॉर्ड एक्सरसाइज। भैया आप मुंशी जी नहीं हो, आप टाई वाले मुंशी जी हो। ठीक है, बट ए डायनेमिक टूल दैट सर्व गवर्नेंस, कंप्लायंस, स्ट्रेटजी, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। इतना इंग्लिश में नहीं बोलने का, सिंपल सा चीज है कि सीएस
इंश्योर करता है कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ ट्रांजैक्शन ना करें, सिर्फ हम ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं करें, उसका एनालिटिकल व्यू दें, ताकि हम जितने भी स्टेक होल्डर हैं उसको हम करेक्ट पिक्चर दे पाए, और हम ये भी इंश्योर करें कि आपकी जितनी भी लीगल है, लॉ है, जितने भी इंडेस है, उनके साथ ये कंप्लाइड है, और इसके साथ ही आप एक स्ट्रेटेजिक विजन प्रदान करें अपने स्टेक होल्डर को कि ये चीजें हैं और ऐसे ग्रो किया जा सकता है। दिस इज योर वर्क। और इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्क है, लेकिन वो जब आप सीएस बनेंगे तब समझ में आएगा, अभी मैं क्या ही बोलूं आपको। चलिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, यहां से हम आते हैं। आपके कितने कॉन्सेप्ट हो गए? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा। चलिए, अब इसको हम धीरे धीरे समझते हैं क्या होता है। देखिए, मैं आपको क्यों आपको इससे दिखा रहा हूं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते जो मरते हैं कि कोई तो हो जो कम से कम मुझे इससे पढ़ा दे, क्या बोलते हैं आपको, मॉड्यूल से पढ़ा दे। और जब आपको मॉड्यूल से पढ़ाया जा रहा है तो आप देखो, इसको समझो। हाँ तो दोस्त, मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्त, मैं क्या कर रहा था, मैं आपको बता रहा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मैंने क्या क्या बोला? सबसे पहला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? तू मेरा भाई नहीं है? मैंने बोला नहीं, समझा चुका हूं, मैंने सैंपल वीडियो में समझाया था, जाके देख लेना। इसका मतलब ये हुआ, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मैंने एक एग्जाम्पल स्टार्ट किया है लवली बर्गर का। क्या है? लवली बर्गर में लवली जी है ना, उनके पूरे एकदम ना फोर्ट बिल्कुल रेड थे। तो लोगों ने पूछा, का जी क्या करते हैं? बोले हम गुटखा खाते हैं। तो भैया, जब गुटखा खाते हैं तो सपोज कीजिए, क्या गुटखा खाना कोर बिजनेस एक्टिविटी है लवली जी का? नहीं सर, वो तो बिजनेस है, ये मेरा पर्सनल प्लेजर के लिए खाते हैं। ये पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस में डेबिट नहीं होंगे। आप समझ रहे हो? देखिए, जब मैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन अलग अलग चीज है, तो उसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस में डेबिट नहीं होंगे, या फिर इसी तरीके से पर्सनल इनकम भी बिजनेस में क्रेडिट नहीं होगा। तो इसका क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि आपको बिजनेस की ट्रू परफॉर्मेंस पता चलती है। मतलब क्या होगा, सपोज कीजिए कि मेरे बिजनेस से 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और लोगों ने क्या किया, लोगों ने बोला कि ओके 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, एक काम करो भाई। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। तो अभी मान लेते कि मेरे को 500 रुपए की प्रॉफिट हुई, और मैंने 400 रुपए का लवली जी ने गुटखा खा लिया, तो क्या बोलेंगे कि मेरे बिजनेस से प्रॉफिट 100 रुपए की हुई है? बोला नहीं सर, बिजनेस में तो मेहनत करके 500 रुपए डाले, बाकी तो ये काम तो अपनी इनकी है, क्या बोलते हैं हम, अपनी लवली जी की, जो 400 रुपए का गुटखा खा गई। तो ये 400 रुपए का गुटखा ये अलग जाएगा, हमारे बिजनेस की प्रॉफिट दिखेगी टोटल 500 रुपए। ओके, ये कितनी दिखेगी? टोटल 500 रुपए। अच्छा, इससे क्या जितना मतलब क्या हुआ, ऑनर के पर्सनल इनकम एक्सपेंसेस जो भी है सब कुछ अलग अलग होंगे, वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे। दूसरा हो गया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्या इसका मतलब हुआ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का? हम अकाउंट्स में, ये लिमिटेशन भी है इसकी, अभी हमने पढ़ा है, अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो पैसा में है, सो मी द मनी के फॉर्म में है,
नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होंगे। जैसे लवला जी आए, लवला जी कौन है? लवली जी के पति। लवला जी बोले कि लवली बाबू एक मुझे बर्गर खिला दे, ठीक है? वो बोला ठीक है, ये ले बर्गर। बोला पेमेंट, पेमेंट बोला कि भाई मैं घर पे तेरे लिए खाना बना दूंगा, खाना बना दूंगा, ठीक है, आना। पेमेंट क्या है? अरे पेमेंट जाने दे, मैं घर पे तेरे लिए खाना बना दूंगा। तो क्या इसको सबसे पहली बात लवली जी एक्सेप्ट करेंगी? नहीं, क्योंकि ये इसका वायलेशन है। बोलेंगे पति होगा तू मेरे घर पे, यहाँ पे कस्टमर पैसे निकाल और चल फुट ले। दूसरा, अगर मान लो मान भी लिया, तो क्या मैं इसको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, ठीक है? तो ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होने की वजह से इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो आप उसी को रिकॉर्ड करेंगे तो जो होगा मनी के फॉर्म में, जो मनी के फॉर्म में आपको दिया जाएगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। कि लवली बर्गर का बिजनेस चलता है, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है? मैं रहूं या ना रहूं, मेरा बिजनेस साथ है। मतलब जब भी हम एज्यूम करते हैं कि कोई अकाउंट्स बनेगा तो वो कोई कंसर्न कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। इसी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चीजों पे इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कुछ चीजों पर हम जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो अगर मान लेते हैं डेप्रिसिएशन, आगे पढ़ेंगे क्या होता है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज करते हैं तो वो किस कॉन्सेप्ट के अंदर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर। सपोज कीजिए लवली बर्गर जी ने खरीदा कुर्सी, क्या खरीदा? चेयर। चेयर किसके लिए? अपने कस्टमर्स के बैठने के लिए। तो अगर मान लेते हैं कि एक चेयर की लाइफ 5 साल है, तो लवली जी क्या सोचेगी? मान लेते हैं कि चेयर खरीदा था 1 लाख में, तो लवली जी सोचेंगी कि अरे ठीक है बच्चा, ये जो 1 लाख रुपया है ना, 5 साल के बाद थोड़े ना कस्टमर को खड़े रह खिलाएंगे। 5 साल के बाद फिर से इसको रिप्लेनिश करना होगा, इसको चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, आज से ही 20-20 हजार रुपया जमा करते जाएंगे। 20,000 जमा किया एक पहले साल, दूसरे साल फिर 20,000 जमा किया, फिर तीसरे साल 20,000 जमा किया, ताकि साल के 5वें साल के अंत में हमारे पास फिर से 1 लाख रुपया होगा, जिससे हम नया चेयर खरीद सकेंगे। ओके, ये क्यों हुआ? क्योंकि हम ये मानते हैं कि 5 साल के बाद बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा, ये चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का ये इम्प्लीकेशन है। इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आएगा दादा भाई लोग, क्या आएगा? एक है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब भैया अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है? तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये है, अब मुझे बताइए कि ठीक है ये तो चलता रहेगा, मेरी बिजनेस चलती है, चलती है, चलती रहेगी, लेकिन भाई आपको कभी ना कभी तो हिसाब करना पड़ेगा ना। आप 4 फ्रेंड एक साथ रहते हैं, खाना वाना सब साथ में बनता है, ठीक है, दारू वारू सब साथ पीते हो, लेकिन आप बोलते हो कि चलो यार मंथ के एंड में एटलीस्ट एक बार बैठ के हिसाब कर लेंगे, तुमने कितना खर्चा किया, तुमने कितना खर्चा किया, और हम उसको आपस में डिवाइड कर लेंगे, और जिसका जो पैसा निकलता है वो हम दे देंगे। ये क्यों मंथ के एंड ही क्यों, साल के एंड क्यों ना? बोला कि साल बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 साल के एंड क्यों ना? भैया 5 साल तक हम साथ रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं पता। तो इसी तरीके से अकाउंट में भी तो आपको एक सर्टेन पीरियड चाहिए ना, कि इस पीरियड के बाद हम फिर से परफॉर्मेंस निकालेंगे। आपके एग्जाम मान लेते ईयरली होती, ईयरली क्यों होती है? क्योंकि वो बोलते हैं कि 1 साल पढ़ो, फिर मैं आपका जो है टेस्ट लूंगा कि आप कैसा कर रहे हो। तो ये इसी तरीके से अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है। लाइफ कंटिन्यूअस है, लेकिन इसको कम से कम एक सेपरेट टाइम में आप डिवाइड कर दीजिए, ताकि हम उस टाइम के बाद इसका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर सकें। जनरली ये 1 साल का होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड में क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर कितने साल की होती है? जनरली 1 ईयर, जनरली 1 ईयर।
जनरली हमारे इंडिया में जो अकाउंटिंग पीरियड चलता है वो चलता है अप्रैल टू मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब अगर मुझे बोलना है FY फाइनेंशियल ईयर 2026-27, इसका मतलब हुआ 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27। ठीक है, आप क्या दूसरा ले सकते हो? हाँ ले सकते हो ना, मैं क्या है, मैं जुलाई से जून ले लूंगा, जुलाई से जून ले लूंगा, जनवरी से दिसंबर ले लूंगा, जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर भी चलता है, बट मोस्टली जो वाइडली एक्सेप्टेड है वो है अप्रैल टू मार्च का। इसीलिए आप सुनते होंगे जब भी आप बैंक में जाते होंगे तो अभी मार्च क्लोजिंग चल रही है। मार्च क्लोजिंग का मतलब क्या है? मार्च में हमारा अकाउंट्स एक बार वह उस पीरियड तक का अकाउंट्स क्लोज होगा, फिर उसके बाद नया पीरियड का अकाउंट शुरू होगा। दूसरा हो गया डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या हुआ? ये बोला कि हर एक आदमी के दो फेस होते हैं, दिखाने के और अंदर से कुछ और। वो बोलते हैं ना, ये आदमी तो डुअल कैरेक्टर का है, डुअल कैरेक्टर का है। मतलब क्या हुआ भाई साहब, ये आदमी दिखने में तो कुछ और है लेकिन काम में कुछ और है। तो मतलब क्या हुआ कि उस आदमी के दो एस्पेक्ट हैं। इसी तरीके से हर एक ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट दो एस्पेक्ट होते हैं। लवली जी ने बोला कि भाई मैंने पान खरीदा, तो भाई उस ट्रांजैक्शन में भी दो एस्पेक्ट है। एक पान रिसीव हुआ और पैसा पे हुआ, ये दो एस्पेक्ट है। हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। आप इसको कहीं से भी समझ में आएंगे। एक चीज में एक नोट कर लेना, अकाउंटिंग इक्वेशन में बता रहा हूं, ठीक है? यही थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। देखिए, एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये मुझे याद दिलाना, जब मैं बैलेंस शीट पढ़ा रहा हूँ ना तब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? और ये नोट करते जाइए, मेरे भरोसे मत रहा कीजिए, हम ऐसे ही कुछ कुछ लिख देते हैं, ठीक है? ओके, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया? हर एक आदमी के दो फेस। ओके, उसके बाद मेरे पास डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के बाद है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अभी कॉस्ट कॉन्सेप्ट में मैंने क्या पढ़ाया था कि हम हिस्टोरिकल प्राइस पे हम बुक करते हैं, ना कि उसके करंट मार्केट वैल्यू पे। बट मान लेते हैं कि एक लैंड है, एक लैंड जो है खरीदा था 5 लाख में, आज की डेट में वैल्यू है उसकी 15 लाख। हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 5 लाख पे ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि मैं 15 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इसलिए मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। चलिए इसको आगे पढ़ेंगे। फिर एक है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब आप बोले हो कुछ जो स्मार्ट बंदे होंगे ना, कॉमर्स वाले, वो बोलेंगे सर अगर ये 5 लाख का है इट बिकम्स 4 lakhs, then what will happen sir we recorded cost or market value whichever is lower, okay, but this should be on the recording date, not ki next date पे। next date पे you can create provisions and other things, okay? So अगर कोई टाई वाले बैठे हुए हैं जो 11th-12th में कॉमर्स लिए थे, भाई मुझे सबको समझाना है, मुझे मैथ वाले को भी समझाना है, आर्ट्स वाले को भी समझाना है, कोई बीबीए करके है उसको भी समझाना है, तो विल गो स्लो, आपकी भी कोई सॉल्व होगी। अब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये क्या है? हम बोलते हैं आपको अर्न करना है, ठीक है, न कि अवार्ड। मतलब क्या हुआ, एक में स्कूल में अवार्ड चल रहा था, तो मैं क्या किया कि जाके
एक अवार्ड चुरा के लेके आ गया और बोला कि ये देखो मैंने ये अवार्ड जीता, तो वेदर लोग मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे? बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अर्न नहीं किया था वो अवार्ड। मान लेते हैं कि मुझे बोला कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा तो मुझे प्राइज मिलेगा, मैं प्राइज चुरा के लेके आएगा स्कूल से, तो क्या मैं क्लास में फर्स्ट कर गया, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे? नहीं, मुझे क्लास में फर्स्ट करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है रेवेन्यू, सेल्स, सेल्स समझिए, तब आप रिकॉर्ड करेंगे जब ये अर्न हुआ है, ना कि जब ये रियलाइज हुआ है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि आज आपने 100 रुपए का लवली जी ने बर्गर सेल किया। अब हो सकता है दो तीन कॉन्सेप्ट, बर्गर सेल किया, पैसे आए 100 रुपया, ये अभी तो मैंने 100 रुपया रिसीव कर लिया है, 100 रुपया अभी मैं रिसीव कर लिया है, लेकिन ना मेरे पैसे अभी नहीं आए। मतलब 100 रुपया बोला कि ए लवली भाभी ले जाओ ये पैसे, मुझे बर्गर अपना 3 दिन बाद देना। तो वेदर कैन वी बुक सेल्स ऑफ बर्गर टुडे? नहीं, क्योंकि मैंने बर्गर डिलीवर नहीं किया है, मैंने इसको अभी अर्न नहीं किया है। या ऐसे हो सकता है कि हम बोले लवली भाभी बर्गर दे दो 100 रुपए का, मैं बाद में पैसे देता हूँ। तो कब रिकॉर्ड करना है? जब मैंने बर्गर दिया है। प्लीज अंडरस्टैंड, बर्गर का मूवमेंट इज जरूरी, ना कि कैश का रिसिप्ट एंड कैश का नॉन रिसिप्ट इज सेकेंडरी, उस पर अलग एंट्री होगी। लेकिन मैं सेल्स तब रिसीव करूंगा, सेल्स तब रिकॉर्ड करूंगा जब ये हमारी रियलाइज होगी। ठीक है, तो इसीलिए रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट्स अर्न, नॉट जस्ट कैश इज रिसीव्ड। दो कॉन्सेप्ट हो रहे, मैचिंग और एक्यूरल कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या हुआ? मैचिंग कॉन्सेप्ट हुआ कि लवली जी ने पहना ग्रीन कलर का ड्रेस, तो लवला जी ने बोला मैं भी पहनूंगा ग्रीन कलर का ड्रेस, ट्विनिंग करके पहनेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर इनकम किसी पीरियड का है, मान किसी सर्टेन पीरियड का है, तो इसको कमाने में जितने एक्सपेंस हुए वो भी इसी पीरियड में बुक होंगे भाई साहब। मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया, लवली जी ने, छोटे छोटे एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए कोई बड़ा चीज नहीं है अकाउंट, इसी को जब बड़ा कर दूंगा तो बड़ा हो जाएगा। लवली जी ने 100 रुपए का बर्गर अभी लेके आए थे। ठीक है, क्या लेके आए थे? 100 रुपए का बर्गर। मान लेते हैं 100 रुपए का बर्गर मैंने सेल किया। ठीक है, तो बर्गर बनाने में खर्चा लगता होगा ना। और मान लेते हैं कि मैंने अकाउंटिंग पीरियड मानी है 1 दिन का, 1 डे का। मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, कोई सर्टेन डे होना चाहिए, सर्टेन पीरियड होना चाहिए। ठीक है, जनरली 1 ईयर। ओके, तो आज मैंने 100 रुपए का बर्गर किया, तो बोला मेरी प्रॉफिट कितनी हुई? लवली जी ने बोला 100 रुपया। फिर अगले दिन ना मैंने 100 रुपए का और बर्गर किया, मैंने अगले दिन 100 रुपए का और बर्गर किया। इसको बसों को बर्गर बनाने में खर्चा आया होगा मान लेते 80 रुपया, यहाँ पर मैंने 160 रुपया चार्ज कर दिया। ये बोलते कि 60 रुपए का लॉस हो गया। बोला नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपने 100 रुपए का बर्गर बेचा था, उसमें से 80 रुपए की आपकी बर्गर की कॉस्ट थी। आपको अगर इनकम आपने बुक किया तो उसका कॉस्ट भी आपको बुक करना पड़ेगा। 20 रुपए यहाँ प्रॉफिट, और यहाँ 100 रुपया था बेचा, इसमें भी 80 रुपए का ये, तो 20 रुपए का यहाँ प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट 40 रुपए। यहाँ भी देखिए आपको प्रॉफिट दोनों मिला के 40 रुपए ही होगी, बट दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट में इसीलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इसीलिए बहुत सारी और भी चीजें हैं। ये क्या करता है? आपकी ट्रू प्रॉफिट दिखाने की ये करता है, चेष्टा करता है, इससे आपको ट्रू प्रॉफिट मिलती है। ओके, और एक है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने पहले ही बताया, रियलाइजेशन और एक्यूरल में समझिए। रियलाइजेशन क्या हुआ कि हम रेवेन्यू तब ये करेंगे जब हमारा अर्न किया हो, ना कि जब कैश रिसीव हुआ हो। एक्यूरल कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है, बस ये रेवेन्यू एक्सपेंस सबके लिए बोलता है। क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड। जब कैश के मूवमेंट से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आज की डेट में ये 80 रुपया, अगर ये मान लेते 100 रुपया था,
ये 80 रुपया मान लेते, इन्होंने आज पे नहीं किया, 3 दिन बाद पे किया, लेकिन हमको रिकॉर्ड यही करना है। ठीक है, जैसे ही अर्न हो गया, इनकर्ड हो गया, वैसे ही हमको उसको रिकॉर्ड कर देना है। जैसे सपोज कीजिए कि रेंट है, रेंट मार्च का कब पे करेंगे? अप्रैल में, अप्रैल 1 तारीख को। इसको अप्रैल का खर्चा नहीं होगा, ये मार्च में ही इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, भले कैश रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई है। तो जितने कॉन्सेप्ट है वो सारे मैंने पढ़ा दिए। चलो कल अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी देख लूंगा। अरे बहुत थ्योरी है, बट चलो कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल शुरू करूं उससे पहले सोचता हूँ थोड़ा सा थ्योरी करवा दूं आपको, हालांकि प्रैक्टिकल से ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। चलो एक आध क्लास के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दूंगा। मिलते हैं कल, बाय।